मैं हूं मुइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक अफसोसनाक दिन है। इस अफसोसनाक दिन जब एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, एक छोटी सी अच्छी ख़बर भी है। वो अच्छी ख़बर ये है कि जो हम बातें करते आए हैं हमेशा से, ये हमारी डिनर टेबल्स पे बातें हुई हैं, हमारे टीवी लाउंजेस में बातें हुई हैं, हमारी चाय के ढाबों पे ये बातें हुई हैं कि अच्छे लोग नहीं आते सियासत में। सियासत की हम बातें तो करते हैं, सियासतदानों की बातें करते हैं, लेकिन सियासतदान भी क्या हमारी परवाह करते हैं? बाकी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पे कोई बैकयार्ड बारबेक्यू में सियासत की बात नहीं करता, लेकिन जब वो वोट डालते हैं तो उनका वोट काउंट करता है। यही वाली सियासत है जो पाकिस्तान में होनी चाहिए, और वो जब ही होगी जब अच्छे लोग आएंगे। इन्हीं अच्छे लोगों में से, और ये बहुत कम है इस वक्त सियासत में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद उमर साहब, फॉर्मर कहना चाहिए CEO ऑफ एंग्रो, और एक बहुत एक प्रॉस्परस प्राइवेट इदारा। आपकी मैं तनख्वाह में नहीं जाऊंगा, लेकिन सब जानते हैं कि वो तनख्वाह नहीं थी, बहुत आपने सैक्रिफाइस दी। एक ज़रूर आपके जहन में कोई ना कोई वजह होगी, एक कॉज होगा जिसकी वजह से आपने इस तरह सैक्रिफाइस दी। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये बताइए कि जो हम बातें करते आए हैं कि अच्छे लोग आएँ, अच्छा इंसान तो एक आ गया, अब अच्छाई किस तरह लाएगा? हैदर, बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड ऑफ यू, आपने जो इंट्रोडक्शन किया। मैं अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा सा 1 मिनट 1.5 मिनट लेके कहानी सुना दूं कि वो तनख्वाह तक मैं पहुंचा कैसे, फिर आपको शायद समझने में आसानी हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। हैदर, मैं इधर कराची में कायदीन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में मैंने मैट्रिक किया। 1 रुपये महीना पे मुझे एजुकेशन मिली, नेशनलाइज हो चुके थे स्कूल। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज गया, शायद 17 रुपये तक फ़ीस होती थी। IBA में मुश्किल से 2,500 रुपये पूरे सेमेस्टर की फ़ीस थी। रियासत ने टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर मुझे ये तालीम दिलाई, और इस क्वालिटी की तालीम दिलाई कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उस वक्त एक्सॉन जो है उसके अंदर नौकरी मिली, अल्टीमेटली CEO बन गया, एंड एज यू सेड वाज वेरी वेल कॉम्पनसेटेड फॉर इट। सो इस मुल्क से, इस रियासत से जब मैंने ये देखा है रियासत अपने शहरी का सही ख्याल रखती है तो उससे शहरी को क्या फ़ायदा होता है और उससे मुल्क को क्या फ़ायदा होता है। एंड 28 साल कॉर्पोरेट करियर में गुजर गए थे, और ये जहन में रहे सर कि आपने खराज तहसीन हुकूमत को या हमारे स्टेट को पेश तो कर दिया, लेकिन एक असद उमर निकला इस गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम से। ये हम फरार ना उनको मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा था जी। ये वैसे जब मैं बड़ा हो रहा था तो शायद एक असद उमर नहीं, चंद असद उमर हुआ करते थे। अब तो बिल्कुल हमने वो सिस्टम एजुकेशन अपार्टहाइड का क्रिएट कर दिया, तो खत्म हो गया, बिल्कुल। और यही उम्मीद लेके 28 साल गुजर गए। कोशिश ये है कि माशरे ने, जो एंग्रो में भी थे, कोशिश करते थे कुछ ना कुछ करने की, लेकिन फंडामेंटल चेंज सोसाइटी के अंदर आज उस वक्त आएगा जब आप पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे। और जैसे आपने कहा कि जितने भी शहरी हैं जो मुल्क के बारे में सोचते हैं, जिनके पास कोई भी तजुर्बा है, सलाहियत है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सबको पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर एंगेज करना चाहिए। और जो भी पॉलिटिकल उनकी एंगेज तो करेंगे, लेकिन इससे अच्छाई किस तरह आएगी, इस तरफ ये इस पे आते हैं। एजेंडा क्या है जी? बेसिकली अगर आप सिंपल अल्फाज में मैं आपको एजेंडा बोलूं कि जिस पे मैं काम करना चाहता हूं, और मेरे ख्याल में इसलिए मुझे तहरीक इंसाफ नज़र आता है एक प्लेटफॉर्म जो उसमें सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है करने के लिए। इस माशरे को हमने इंसाफ की बुनियाद पर रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। उसके अंदर समाजी इंसाफ है, उसके अंदर सियासी इंसाफ है, उसके अंदर माशी इंसाफ है, ठीक है ना, उसमें अदालती निज़ाम है। पावर जो है वो एलीट स्ट्रक्चर के पास के हाथ में है, और हमेशा से है। उसको बड़े लोगों ने, डॉक्टर इशरत हुसैन ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी उसके ऊपर। एक एलीट कैप्चर, ये एक्सेप्टेड बात है। कैसे चेंज किया जाएगा? आप उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसके अंदर है वो पावर ओवरली सेंट्रलाइज है पाकिस्तान के अंदर, मरकूज़ हुई हुई हैं ताकतें। 18th अमेंडमेंट से कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो इनकम्प्लीट प्रोग्रेस है, क्योंकि अगर आपने पावर इस्लामाबाद से निकाल के लाहौर और कराची और पेशावर ले गए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हैज़ टू बी टेकन डाउन। इन सम वैरायटी पहले भी रह चुकी है, आमिर के अंडर भी रह चुकी है, जमहूरियत में भी कुछ हद तक रह चुकी है, बट कंप्लीट नहीं हुई। बट ये वैसे एक अमेजिंग स्टोरी है कि जब मिलिट्री डिक्टेटर आते हैं फॉर देयर ओन पर्पसेस, बिकॉज़ वो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को बाईपास करके वो जाना चाहते हैं, राइट, नॉट फॉर। बट जो पॉलिटिकल सिस्टम आता है, इनवेरिएबली द पॉलिटिकल सिस्टम जो आता है वो वापस सेंट्रलाइज कर देता है पावर को। अभी इस वक्त सिचुएशन देखिए। असद साहब, ये जो आपने जिस पार्टी को चूज़ किया है, तहरीक इंसाफ, आपकी सारी बातें मतलब द ब्रिलियंट,
लेकिन ये जो पार्टी सिस्टम के चेंज करने की बात कर रही थी और आज भी कर रही है, वो सिस्टम का हिस्सा बनती नज़र आ रही है एज थिंग्स गो ऑन। आपके अलावा आप तो एक नॉन पॉलिटिकल ज्वाइनिंग है, लेकिन जो पॉलिटिकल ज्वाइनिंग्स हैं वो पुराने सिस्टम की तक़वियत का ही इशारा है। वो पुराने सिस्टम के लोग हैं, उन्हीं की तरह चलना है निज़ाम, और तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट करती जा रही है। जी, आई थिंक दिस इज़ द सबसे ज़्यादा जो सवाल उठाया जा रहा है पिछले 6 माह से, वो तहरीक इंसाफ के ऊपर यही। उससे पहले सवाल ये उठाया जाता था कि कोई भी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं करता तो वही लोग जो थे अब ये सवाल पूछ रहे हैं, एंड बहुत वैलिड सवाल है। लेकिन द वे जिस तरीके से मैं इसको देखता हूँ, मुझे सब मैं क्लैरिफाई कर दूँ, उससे पहले ये मजाक उड़ाया जाता था कि आपकी जो पार्टी है उसके अंदर ये सब लोग इलेक्ट नहीं हो सकते। ये किसी के वहम गुमान में नहीं था कि ये सारे पुराने पॉलिटिशियंस ले लेंगे इमरान खान साहब। सही, सो जवाब तो यही हुआ ना, खान साहब तो यही कहेंगे कि तुम्हारी बात सुनते सुनते 16 साल मुझे एक सीट मिली, अब किसी और की सुनने दो। लेकिन मेरे ख्याल में, ऑन अ सीरियस नोट, मेरे ख्याल में मुझे इससे कम इंटरेस्ट है कि कौन कहाँ से आ रहा है। मुझे इंटरेस्ट ये है कि अब जो तहरीक इंसाफ में खड़ा है तो वो पोजीशन क्या ले रहा है, वो किस पॉलिसी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, क्या वो जेन्युइन चेंज को सपोर्ट करता है या वो जेन्युइन चेंज की रिफॉर्म प्रोसेस को सबवर्ट। बड़ी अच्छी बात की सर आपने, लेकिन यानी कि आप ये कह रहे हैं आज आपको पुख्ता यकीन है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हीं आइडियल जिन पे आप ले जाना चाहते हैं पार्टी को, उनमें अब बिलीव करते हैं। चाहे पहले वाइप हिज स्लेट क्लीन, दैट्स फाइन, आई एग्री विद यू, बट टुडे यू बिलीव दैट। मैं बिकॉज़ इतना टेस्ट तो है ना कि आज से किबला दुरुस्त हो। आई बिल्कुल होना चाहिए जी, वो बिल्कुल होना चाहिए। बाय द वे ऑल ऑफ अस शुड आल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर वी हैव डन अर्लियर, एंड उसमें मैं कह रहा हूं वो तो जाने ठीक है ना, और जो भी हमारी पोजीशन थी, जहां हमने अब चेंज की है पोजीशन, तो वी शुड बी विलिंग टू से दैट यार पहले ऐसे सोचते थे अब ऐसे सोच रहे हैं। बिल्कुल ये हर्ज नहीं। आप मैं इंडिविजुअल का जवाब देने के बजाय मैं ये कहूँगा कि यस, मैं बहैसियत मजबूरी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में आज एक माहौल ऐसा है कि अगर मैं रिफॉर्म एजेंडा की बात करता हूँ, एंड वी कैन गो इनटू मोर डिटेल कि हम किस किस्म के रिफॉर्म एजेंडा की बात करते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। और जो उस बात पे रहना अच्छाई कैसे है कि आपने कहा डेवोल्यूशन ऑफ पावर, नंबर 2। अच्छा, अब आ जाए इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर, माशी इंसाफ हमने माशरे में क्या करना है उसका एक एस्पेक्ट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखें, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, सस्टेनेबल पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकालने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो आप उनको हुनर और तालीम दीजिए या उनके हाथ में एसेट्स दीजिए। ठीक है ना, एसेट्स क्या मतलब? आप लैंड रिफॉर्म करें, एंड सो ऑन सो फॉर दैट। दोज आर द लैंड रिफॉर्म के हक में खान साहब ने तो कोई बात नहीं की बात, एंड लैंड रिफॉर्म इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, सो आई एम नॉट नेसेसरली टुडे इवन सेइंग ब्लैंकेट के लैंड रिफॉर्म भी बढ़ सकते हैं, बट लैंड रिफॉर्म इज अ वेरी सिग्निफिकेंट, राइट? इट कुड आल्सो बी, जिसको मैं कहता हूं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कैपिटल। स्मीडा बन गई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है ना, हमने इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर जाना है। तीसरा हमने क्या करना है इस इंसाफ के अंदर, आप फिस्कल सिस्टम देखिए, सबसे जो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है नाइंसाफी की इस मुल्क के अंदर, रेवेन्यू साइड को देखें, 2/3 ऑफ द रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, विच मींस रिग्रेसिव इन नेचर। जो 1/3 है डायरेक्ट टैक्सेशन भी, जो डायरेक्ट टैक्सेशन भी जो है वो एक बहुत नैरो सोसाइटी के हिस्से को हिट करे चला जा रहा है। बड़े बड़े हिस्से हैं सोसाइटी के जिनको हिट नहीं, बिल्कुल बेइंसाफी। और वो कहते क्या है, वो इसीलिए गरीब आदमी को कहते हैं कि तुम्हें क्या इनकम टैक्स पे, टैक्सों पे ना चीखो, तुम पे तो टैक्स ही नहीं लगता। उसे पता नहीं कि वो बस का टिकट कितना टैक्स देता है, वो कुछ भी करता है, बस के टिकट पे टैक्स नहीं देता, वो बस का टिकट डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। नहीं, वो बस के टिकट पे मैं बताता हूँ कैसे टैक्स देता है, बिकॉज वो जो पेट्रोलियम उसके अंदर जा रहा है उसके ऊपर टैक्सेशन लगा हुआ है, जो आखिर में मुसाफिर पे कर रहा है, वो बस का ओनर नहीं पे कर रहा, टैक्सेशन से पिसा हुआ है और उसे पता भी नहीं। ठीक है ना, ये रेवेन्यू साइड की एग्जांपल दे दी। अब आप एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर आइए। वो मुल्क जहां पे 1000 में से 85 बच्चा 2 साल की एज से पहले वफात पा जाता है बिकॉज बेसिक न्यूट्रिशन और हेल्थ नहीं है। मैं हर एक से ये पूछता हूं कि जो हुकूमती अखराजात का मेयार है वो ये मेयार होना चाहिए। क्या ये खर्चा जो हम करने जा रहे हैं, चाहे वो खर्चा ये जो लैविश गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, या 400 अरब की सब्सिडी की बात करते हैं, या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऑल ऑफ देम हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द टेस्ट कि क्या ये उस बच्चे की जिंदगी बचाने से ज्यादा जरूरी है या नहीं। That's well put, sir. तो आप कहना चाह रहे हैं जो हम 5 अरब और डॉलर खर्च करते हैं एक लाइन का बजट एलोकेशन टू द पाक फौज के बाद, तो वो ये इसको कम होना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपना नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम बदलने की जरूरत है, राइट? आप आइसोलेशन में सिर्फ डिफेंस, मेरे ख्याल में डिफेंस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, राइट? हाउएवर टू अचीव दैट वी हैव टू ब्रिंग एक
कंप्लीट चेंज इन नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम। हमें जो थ्रेट परसेप्शंस हमने अपने लिए क्रिएट की हुई हैं, कुछ हमारे अपनी वजह से, कुछ दूसरों की वजह से, सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, उनको नीचे लाना है। हमें एक हमें खित्ते के अंदर रहना है जहां हमारे पीसफुल बॉर्डर्स हों, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इंडिया हो। इंडिया इज प्लानिंग ऑन इंपोर्टिंग $100 billion of arms in the next 10 years. It's the largest arms importer. अब मतलब इंडिया इज नॉट द बेस्ट India has global ambitions. Let them follow those global ambitions. यार अगर वो अपने आप को मारना चाहते हैं तो मैं क्यों उनको फॉलो करूं? No, I was just saying it's not like India is going to be unlike India. आप सर इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा, आप इसलिए उनको फॉलो करने पर मजबूर होते हैं और वो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए होते हैं क्योंकि इस वक्त आपकी उनसे लड़ाई, अगर आप लड़ाई कम कर दें तो आपकी जरूरत भी कम हो जाएगी। ये बैक टू पॉलिटिक्स, ये मैंने एक शो देखा था जिसके अंदर एक पीपल्स पार्टी के वर्कर थे पंजाब में, वर्कर्स के साथ शो था, वो गुस्सा थे और वो कह रहे थे कि देखें जी, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि देखें इतना भी मेरिट ना करें कि हमारा कोई काम ना हो। वो कहना चाह रहे थे कि भाई ये मेरिट का क्या मतलब, पहले आप पीपल्स पार्टी का तो ख्याल करें। सवाल ये कि आपके लिए भी जो लोग काम कर रहे हैं, वो ऑन द ग्राउंड जो लोग काम कर रहे हैं और जो पुराने सियासत के लोग काम कर रहे हैं, वो आपसे ये रिफॉर्म जब तक एक्सपेक्ट करते हैं ना सर, जब रिफॉर्म का मतलब ये हो कि अब हमारी बारी। मोइज़ बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अब मेरे ख्याल में नंबर 1 पॉलिटिकल चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है ही है, क्या हम ये पाकिस्तान के अवाम को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि पैटर्नेज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम से निकलकर एक नेशनल रिफॉर्म मेरिट बेस्ड सिस्टम में आने में उन तमाम अवाम के जो और मुल्क के जो अवाम है उनका फायदा नहीं सर, अवाम को इवन दो शॉर्ट टर्म मोइज कह रहा है, उन वेस्टेड इंटरेस्ट को आप किस तरह समझाएंगे जो आपकी पार्टी के अंदर भी होंगे, हर पार्टी में होंगे, स्टेटस को फोर्सेस को कैसे समझाएंगे? मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ कि इनको कंट्रोल करने का, अगर आप विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन रिफॉर्म अगर करना चाहते हैं, यू हैव टू गो डायरेक्टली डाउन टू द ग्रास रूट्स, टू द पीपल। जिस दिन अवाम को ये यकीन आ गया कि आप जो बात कर रहे हैं वाकई उसमें सिंसेरिटी भी रखते हैं और ये काबिलियत भी रखते हैं कि उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बदलें जिससे ये लोग बदलेंगे। बिल्कुल देखें, अवाम में जब तक ट्रेडर्स रिप्रेजेंटेड नहीं थे मियां नवाज शरीफ की शक्ल में, तो ट्रेडर्स ये पॉलिटिकल होते थे, बस शोर मचाते थे ये सारे सियासतदान बेकार हैं, फौज अच्छी है, फौज की सियासत होनी चाहिए। जब ट्रेडर्स रिप्रेजेंट हो गए तो ट्रेडर्स फिर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नवाज शरीफ साहब को देखते हैं, मतलब ओवरऑल नहीं तो सेंट्रल एंड अर्बन पंजाब में, अपर पंजाब में। सर सवाल ये कि ये जो लोग रिप्रेजेंटेशन मिल भी जाती है, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट में ही मिले, वो अपने आप के फ़ायदे के लिए देख रहे होते हैं। देखिए भाई, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये कोई पीपल्स पार्टी और PMLN की बात नहीं है, ये जनरल मुशर्रफ और ज़ियाउल हक की भी बात नहीं है। इस खित्ते को आप 1000 साल से ज़्यादा देख लें, फंडामेंटल फार्मूला फॉर गवर्नेंस क्या है? एक लार्ज डोमिनेंट फोर्स आती है, वो जो रीजनल एंड लोकल पावर स्ट्रक्चर होता है उसको कन्विंस करता है, कोऑप्ट कर लेता है, इधर थ्रू फोर्स और बाय गिविंग इंसेंटिव, ठीक है ना? सिर्फ फ्यूडल नहीं है, वो बिजनेस भी है, उसके अंदर कॉर्पोरेट एलिट भी है, उसके अंदर सब शामिल है। एक बंदे को कंट्रोल करो, लाख बंदे को वो कंट्रोल करके डिलीवर करेगा। जब आप वो गवर्नेंस और पॉलिटिकल फॉर्म मॉडल इस्तेमाल करेंगे, आप फंडामेंटल रिफॉर्म कर ही नहीं सकते, बिकॉज जिसको रिफॉर्म करना है उसकी बुनियाद पे तो आप हुकूमत कर रहे हैं, राइट? रिफॉर्म सबसे अहम चीज नहीं है, ताकि ये पता तो हो कि सही और गलत क्या है। मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के अंदर तो इससे ज्यादा जरूरी कोई, मेरे ख्याल में अब ये डिबेट खत्म हो गई पाकिस्तान में। आई थिंक वर्चुअली एवरीबडी एग्रीज कि लॉन्ग टर्म अगर पाकिस्तान को आपने बदलना है, एजुकेशन हैज टू बी प्रायोरिटी 1। क्यों नहीं करता जी? ये सवाल बहुत सोचने वाला है कि अगर सब एग्री करते हैं क्यों नहीं होता? लॉन्ग टर्म गोल है ही नहीं है लोगों सियासतदानों के, उसमें दो लॉन्ग टर्म गोल भी नहीं है। हार्ड की बात नहीं है, ये मैं नहीं मानता, हार्ड वाली बात नहीं। वन ऑफ द टू रीजंस, राइट? आप तसव्वुर कर सकते हैं कंसेंसस एक एजुकेशन करिकुलम पे? That's why मैं कह रहा हूँ I understand which aspect of the curriculum reform that you're talking about, but यार मैथ्स सही पढ़ाने, अभी जो स्टडी की गई है रिसेंटली, I'm forgetting जिस इदारे ने की थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट, आई थिंक असर उनका नाम है, उन्होंने स्टडी की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इस वक्त प्रोवाइड की जा रही है। 5वीं जमात के जो बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, ऑन एवरेज उनकी जो मैथ्स की लर्निंग है और उनकी जो लैंग्वेज की लर्निंग है वो क्लास 2 के बच्चे के बराबर है ना। इसके अंदर ये वो लकी बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ये वो 50% है जो स्कूल जाते हैं, वो जो खुशकिस्मत हैं जो स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका कोई आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं है। देयर आर मेनी इश्यूज ऑफ कंटेंट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, जो आप जिसकी तरफ हिंट कर रहे हैं वो बहुत अहम बात है, बट बेसिक्स नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं होता? मेरे ख्याल में ये बात नहीं है कि ये मुश्किल काम है। देखें अगेन, और दैट्स व्हाई द एंगेजमेंट इन पॉलिटिकल प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो फंडामेंटल पावर स्ट्रक्चर है, जो एडवांटेज ले रहा है स्टेटस को का,
उससे चेंज नहीं आएगी। यू हैव टू बी एबल टू bypass that existing elite structure। आपको पता है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये स्वीपिंग रिफॉर्म और सब सही करना, सर मैं पार्लियामेंट का बार बार इसलिए इशारा दे रहा हूँ इसलिए कि डेमोक्रेसी के अंदर ये आपके ऊपर, अनलेस इमरान खान साहब पूरी 350 370 और सीटें 270 और सीटें ले जाए तो वो लोगों की सुननी पड़ेगी और उनके साथ ट्रेड करना पड़ेगा। घरेलू तशद्दुद का बिल आता है तो वो पास नहीं हो पाता क्योंकि उसको ट्रेड करना पड़ता है, और उसके अंदर जो उसकी ऑपोजिशन आती है वो ये आती है, भाई ये कुछ ज़्यादा ही आज़ादी है और इसके अंदर तो माँ अपने बच्चों को मार नहीं सकेगी। ठीक है ना सर, तो आप ये जो सारे ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, रियलिटी राइट, कि ये आप आइडियलिस्टिक एक रिफॉर्म प्रोसेस की बात करें। मैं आपको अगर अपनी पुरानी जिंदगी की एग्जांपल दूं, देखें हमने बनाई एग्रो फूड्स, अब कंपनी शुरू हो रही है, शुरुआत है उसकी, विजन हम क्या रख रहे हैं, एलिवेटिंग कंज्यूमर डिलाइट वर्ल्ड वाइड। अरे यार भाई, अभी तो आप चलना नहीं सीखा आपने, आप कह रहे तमाम दुनिया के अंदर जाएंगे। देखिए एक विजन होता है जहां आपने पहुंचना है और उस विजन की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बाद जब आप पार्लियामेंट में बैठ के कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे ना। आपकी कंपनी में कितने सीईओ होते हैं? मेरी कंपनी में मेरे अलावा बाय द वे हर सब्सिडरी का अपना अपना सीईओ था, एम्पावर्ड लोग थे, बट लेट अलाउ मी टू कंप्लीट। सब्सिडरी में कितने सीईओ? अलाउ मी टू कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग, राइट। जब आपका विजन क्लियर हो ना कि आप एंड आपकी आखिर मंजिल का कहां पहुंचना चाहते हैं, जो रियलिटी प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइज, मैं तो बिजनेस का आदमी हूं ना यार, मुझे पता है प्रैग्मेटिज्म क्या होती है, राइट, बट यू नो कि किस प्रैग्मेटिज्म और किस रियलिज्म के तहत कॉम्प्रोमाइज जो है ये मेरे फंडामेंटल विजन को वायलेट नहीं करता, और कौन सा कॉम्प्रोमाइज मेरे विजन की जड़ें काटता है। साहब आपकी सीईओ हर प्रोडक्ट का एक था, आप अगर तसव्वुर करें कि आपके जो भी मिल है, जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी हर मशीन का एक सीईओ है। सही। और वो सब लोग जो हैं अपने अपने मफाद सोच रहे हैं और अपनी मशीन को चलाना सोच रहे हैं। आपके ख्याल में जो आपके ख्याल में जो लोग किसी भी तंजीम में काम करते हैं, चाहे वो कमर्शियल तंजीम हो, उनको अपना अपना मफाद उनके इंटरेस्ट में नहीं होता, सिंगुलरली क्यों चलता है? जरा समझे मोइस, क्यों चलता है वो सिस्टम? हर एक का अपना अपना मफाद होता है, लोग डायरेक्टली एक दूसरे से कंपीट भी कर रहे हैं, राइट, बिकॉज समझ में उनको ये बाय आती है कि ओवरऑल अगर मैं इस निजाम को सपोर्ट करता हूं तो मेरा भी फायदा है। जब आपके अवाम बाय एंड लार्ज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम को सपोर्ट करने के अंदर मेरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, तो वो दे आर विलिंग टू गिव अप इमीडिएट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। वजह है जो बनती है कि चेंज नहीं आता, वो ये है कि देयर आर नो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बैड बिहेवियर। आज अगर आप एक जज की तकर्री का आप 18वीं तरमीम में ले तो आए, लेकिन अगर पार्लियामेंट लेट से गलत जज को अपॉइंट करती है आज, क्या एक आम नत्थु खैरे वो फैक्टर इन करेगा वोट डालते वक्त? इस पर इतना शऊर नहीं है, आ रहा है, आई एम होपफुल, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बैड बिहेवियर जब होंगे तो बैड बिहेवियर रुकेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एंड दे रिस्पॉन्ड टू रैशनल इंसेंटिव्स। तो जिस दिन पॉलिटिकल सिस्टम जो है आपका ये इंसेंटिव देगा कि आप आवाम को इंटरेस्ट सर्व करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, तो वो बिहेवियर शुरू हो जाएगा। बट टू बी फेयर टू द पॉलिटिकल सिस्टम इन दिस, ये वजह जो आप बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, इसकी मेन वजह पाकिस्तान आर्मी की इंटरवेंशंस रही है। जब पॉलिटिकल प्रोसेस बार बार डिसरप्ट होता है, 3 इलेक्शन होने दे। उमर साहब आपने पाकिस्तान आर्मी का जिक्र किया, हमें ब्रेक की तरफ जाना है और इसी टॉपिक पे वापस आएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है वो है ही ये आजकल कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पावर में आना चाह रही हैं, नवाज शरीफ को डिस्प्लेस करना चाहते हैं। वो आर्मी क्योंकि नवाज शरीफ को नहीं चाहती, उनको इसमें सपोर्ट कर रही है। इस पर वजाहत लेंगे। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक अच्छा इंसान जो अब सियासत में, एक गंदी सियासत में कह सकते हैं अभी तक, हो सकता है फिर साफ हो जाए, आया है। अब इसमें इससे अच्छाई आएगी या नहीं आएगी इसकी जनरल बात भी करेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई का लिंक है नहीं है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने कहा ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि अब हम आएंगे इस टॉपिक पे कि पीटीआई को क्या इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज सपोर्ट कर रही है। हमने रिसेंटली देखा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ या कम से कम फ़ौज के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की। अगर फ़ौज का इंटरेस्ट वाकई एक पॉलिटिकल रोल है, उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की, और उससे कम से कम काफ़ी लोग ये समझते हैं कि शायद तासुर यही मिलता है कि फ़ौज शायद ना चाहे कि नवाज़ शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म बने। तो अब इस हुकूमत की अगर कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं है और नवाज़ शरीफ साहब को भी नहीं लाना, तो फिर तीसरी कुव्वत कहाँ ढूंढी जाए? MQM और ANP रीजनल एथनिक पार्टीज़ हैं कुछ हद तक, तो फिर तीसरी कुव्वत क्या इमरान खान है? क्या उनको पिक किया गया है? असद उमर साहब, इमरान खान साहब की एक शख्सियत, एक हस्ती, एक क्रेडिबिलिटी इज़ फिलैंथ्रफी वाइज कम से कम जो है इज़ बियॉन्ड सस्पिशन। लेकिन साथ ही साथ रिसेंटली हमने ये देखा है कि
एकदम से इतनी ट्रैक्शन मिलना, 2.5 लाख के जलसे, 2,500 से 2.5 लाख के जलसे जब हो जाते हैं, ये नहीं कोई कह रहा कि MI भेजती है लोगों को, लेकिन जब एक लोगों को कहा जाता है इनको ज्वाइन करो, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है कि इमरान खान की अपील जो है वो मैटर भी कर सके, और फिर एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर तो वैसे ही नवाज शरीफ साहब की मेरे ख्याल से नाकिस सियासत की वजह से खान साहब के फेवर में गई। पॉइंट ब्लैंक सवाल ये है कि PML नून वाले बहुत कन्विंस्ड हैं कि इमरान खान इज़ सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। यार पहले तो मैं आई हैव टू से कि मैं बड़ा लेफ्ट आउट फील करता हूँ कि उन्होंने सबको जाके कन्विंस किया कि तरीके से मेरे पास तो कोई आया नहीं, किसी ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। ये वो सोच नहीं सकते थे इतनी बड़ी तनख्वाह छोड़ के जाएगा। अच्छा, दूसरे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ यार। एक तो कल की कोयटा का जलसा देख लें आप, वहाँ पे इमरान खान की तकरीर सुन लें, उन्होंने एजेंसीज के बारे में क्या कहा, मिसिंग पर्सन्स के बारे में क्या कहा, फ्रंटियर कोर के रोल पे उन्होंने क्या कहा, सब्सटेंटिव पॉलिसी इशू ना, तो एक तो मैं वहां पे, ठीक है ना। दूसरा, जहां तक मेरा पर्टिकुलर ताल्लुक है, मैं आपको बता सकता हूँ, यूट्यूब के ऊपर है, इंसाफ प्रोफेशनल फोरम का लॉन्च हुआ था, 5 मिनट की मेरी स्पीच है, जाके देखी। मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था, ये आज से कोई 3 महीने पहले हुआ था। सामने इमरान खान बैठे हुए थे, एंड व्हाट आई हैड टू से अबाउट जनरल मुशर्रफ रोल एंड आर्मी डिक्टेटर्स म्यूटिलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सामने इमरान खान बैठे थे, उसके 3 महीने तक वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते थे ज्वाइन कर लो। इल्जाम ये नहीं है कि आप दिल से मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान आर्मी से, इल्जाम ये है कि अगर आज आप मसलहत के तहत उनकी सपोर्ट लेंगे तो कल उनके एजेंडे पे चलने पे मजबूर होंगे। आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम सेइंग, मैं सिर्फ एनेक्डोटल एविडेंस आपको दे रहा था कि एनेक्डोटल एविडेंस एक समबडी हु स्टैंडिंग देयर, इट्स अनलाइकली, राइट, बट दैट्स नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। सवाल ये है, कौन सा सब्सटैंटिव पॉलिसी एजेंडा ऐसा है जो आपको नजर आता है कि यार ये एजेंडा जो है ये पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में नहीं है, ना आप इसमें यकीन रखते हैं। पॉलिसी उनकी पूरी लगता है कि अलाइंड है विद जो परसीव्ड है पाकिस्तान फौज की पॉलिसी। परसीव्ड कैसी बात करें यार, पाकिस्तान वो कहते हैं, आप वो कहते हैं तालिबान से बात करो, पाकिस्तान जब आप उनसे बात करेंगे तो वो वैसे ही आपसे नाराजगी छोड़ देंगे और आप पे हमले करना छोड़ देंगे, और ड्रोन हमले फौरन बंद करो। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि ड्रोन गिराओगे अगर वो हमले नहीं बंद करेंगे, उस पर मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कुछ कहा। दो मुख्तलिफ पहलू है, एक है क्या इमरान खान की जो पोजीशन है वो आपके ख्याल में सही है या नहीं है, दूसरी ये कि क्या ये पोजीशन इसलिए है कि वो फौज का, ठीक है ना, एग्जैक्टली ये पोजीशन इमरान खान की उस वक्त से है जब पाकिस्तान आर्मी की एग्जैक्ट ऑपोजिट। आई एक्सेप्ट दैट, व्हिच इज व्हाई ही मे हैव बीन चोजन, क्योंकि पहले से उनकी थी। सो इमरान खान जस्ट टू प्रूव कि मैं फौज मुझे नहीं सपोर्ट कर रही, पोजीशन अपनी बदल दे तो दैट पोजीशन वही है, पोजीशन वही है, वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं, वो जहां खड़े हैं वो एक बहुत मासूम सी एक पोजीशन नहीं है, एक नाइव पोजीशन नहीं है ये कहना कि ये सब ठीक हो जाएगा, ये हमारे भाई हैं। ये देखिए, मेरे ख्याल में एक कॉम्प्लेक्स इशू है। मेरे ख्याल के अंदर ये जो इंटायर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने अप्रोच ली और जो वॉर ऑन टेरर एक्सिक्यूट कर, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर एक्सिक्यूट करने का तरीका निकाला, वो बिल्कुल गलत था। आप इमरान खान को छोड़ दीजिए, द मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन वोटिंग पब्लिक टुडे सेज दैट दे हैव नो बिजनेस बीइंग इन अफगानिस्तान। दैट्स बिकॉज़ इट कॉस्ट देम मनी। इट्स नॉट, इट डिडंट जस्ट कॉस्ट देम मनी, इट डिड नॉट सर्व एनी पर्पस। मैंने हर एक सब अपने अमेरिकी दोस्तों से एक सवाल पूछा, मैं आपसे भी सवाल पूछ लेता हूँ। पाकिस्तान पांचवी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, एयरफोर्स, मॉडर्न, इंटरकॉन्टिनेंटल, बैलिस्टिक मिसाइल, सब कुछ, रेडार ऑफ होते हैं। दो जहाज आए, चॉपर आए और क्लीन्ड आउट उसामा बिन लादेन, यही क्लेम करते हैं ना अमेरिकन, राइट। 11 साल पहले अफगानिस्तान में था ना आर्मी, ना एयरफोर्स, ना रेडार, वो छुपा हुआ भी नहीं था। भाई 2 चॉपर भेज के उस वक्त क्यों नहीं उसको मार दिया यार, इफ दैट इज ऑल द ऑब्जेक्टिव दैट वाज देयर। देखिए अमेरिका की अफगान, क्या कहते हैं आपके अमेरिकी दोस्त? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। ये वो अमेरिकी दोस्त नहीं है जो ज़ायनिस्ट लॉबी का हिस्सा है, जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? शायद वो वाले। देखिए अमेरिका की अफगानिस्तान पॉलिसी एंड मिडिल ईस्ट पॉलिसी इज अ मिसगाइडेड पॉलिसी, ये गलत पॉलिसी है और बेतहाशा लोग अमेरिका में उससे डिसएग्री करते हैं, राइट। इज इट अ सिंपल इशू? ना आप आ जाए कि क्या जो इशू वहां पे खड़ा हो गया है आफ्टर देयर इंटरवेंशन, मेरे ख्याल में सिंपल नहीं रहा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू राइट नाउ। दी अदर थिंग, जो दूसरी चीज़ है जिससे लोग कंफ्यूज करते हैं इस पोजीशन को, कि क्या तहरीक इंसाफ समझती है एक्सट्रीमिज्म और सेक्टेरियन एक क्रिटिकल इशू है या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इशू है।
and I personally used to feel that Imran did not speak enough about it. He started speaking. I was very happy जिस पे उन्होंने announcement की, जिस press conference के अंदर मेरी joining की announcement की, उन्होंने खुद ही brought up this issue. It's heartening to see कि नवाज शरीफ ने भी recently अपना इसमें किया. I think दोनों को credit मिलना चाहिए, and absolutely that is a recognition, that is a major national challenge, and it should all parties should rise above party politics. अच्छा, मैं वापस उस point पे आऊँगा जो break से पहले हम बात कर रहे थे, ये dynamism and this idea कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, ये स्पेशली बिजनेस लीडर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होता है. सर, जब आप जैसे लोग सियासत में आते हैं तो एक बहुत बड़ी हैंड ब्रेक खिंचती है. ये जो मफाहमत और सब लोगों के साथ चलना और कंसेंसस बिल्डिंग और हर तरह के लोग, इसके अंदर बहुत एफिशिएंसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फिर आपकी एक तो वेदर आए मुफाहमत वाला हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, बैठ कर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, मैं ऐसी ओवरऑल बिजनेस के जो कंपनी, जब लार्ज इंस्टीट्यूशन होता है ना, वो तमाम जो हैं वो मुफाहमत की बेसिस पे यू हैव टू टेक पीपल अलॉन्ग. ये कॉन्सेप्ट एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है और वो एक ऑर्डर इशू करता है और सब उधर चल पड़ते हैं. बट खान साहब यूज्ड टू इट दो, क्योंकि टीम भी वो ऐसे चलाते थे कि जैसे मफाहमत की ज्यादा जरूरत नहीं है और पार्टी भी अभी तक कम से कम. मैंने सुना ये था, I'll be very honest, आप उनसे कद में भी बढ़े और आप सीईओ भी रह चुके हैं और आपकी तनख्वाह भी उनसे ज्यादा थी, तो ये सब बर्दाश्त तो उन्होंने कर लिया ना. तो इज देयर अ चेंज इन हिम? मैं अब वही आपसे कहने वाला था, मैंने बहुत सुना था ये कि वो खान साहब डिक्टेटर हैं, किसी की बात नहीं. आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्वेयर मैंने कभी एक दफा शायबा नहीं देखा उसका. हमने एजुकेशन की बात कर ली, हेल्थ की आपने बच्चों की बात करी, 85 लॉस्ट इन एवरी 1000, एट्रोशियस, और इन सब कुछ ठीक होना होगा. आप समझते हैं कि पाकिस्तान की लेकिन सबसे बड़ी जंग एक्सट्रीमिज्म है हर लिहाज से, इट्स रिलेटेड बैक टू एजुकेशन. असद साहब, लेकिन कोई एक ये भी सोच है, खान साहब करप्शन की ज्यादा सबसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, लेकिन देखें खान साहब करप्शन की बात ज्यादा मेरे ख्याल से इसलिए करते हैं क्योंकि जब करप्शन और मिस गवर्नेंस होती है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस डिलीवर नहीं करते तो एक वैक्यूम जो पैदा होता है. जब यतीम खाने और स्कूल नहीं होते तो जो वैक्यूम पैदा होता है उसमें फिर ISI भी आ सकती है, उसमें तालिबान भी आ सकता है, उसमें CIA भी आ सकती है, रेमंड डेविस भी आ सकता है. अ डिलीवरिंग स्टेट जो अवाम को कुछ हद तक डिलीवर कर रहा हो, वाइब्रेंटली चल रहा हो, काम कर रहे हो इदारे, वहाँ करप्शन ना हो, वहां पे ये सारी चीजें पनप नहीं सकती. तो करप्शन इज लिंक्ड विद एक्सट्रीमिज्म एज वेल इन दैट रिस्पेक्ट. विद ऑल ऑफ द बिल, इसमें कोई शक नहीं. देखिए, मैंने आपको बताया इमरान खान की थिंकिंग जो एवोल्यूशन है, मैं आपको अपनी बताता हूँ. मैं आज से इवन एज रिसेंटली एज 5-6 years बैक मैं नहीं समझता था पाकिस्तान में करप्शन इतना बड़ा है. बहुत बड़ा इशू है, जाहिर है करप्शन से डील करना चाहिए, लेकिन कितना सेंट्रल है पाकिस्तान के लिए करप्शन, ये मुझे अंदाजा रिसेंटली हुआ. मेरे पर्सनल डायरेक्ट इशू एक चीज है सेंट्रल, कितना इट इज वन ऑफ द सेंट्रल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान. और ये रिजॉल्व इतने आसानी से इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए नहीं 9 दिन कह रहे हैं. नहीं सर, देखिए 9 दिन नहीं कह रहे, वो बहुत नुआंस स्टेटमेंट दे रहे, परहैप्स टू नुआंस फॉर पब्लिक कंजम्पशन. वो कह रहे हैं टॉप लेवल करप्शन, टॉप लेवल करप्शन. लेकिन असद साहब, ये करप्शन, अच्छा, तो यानी मतलब है मुझे वजीर आजम बनाओ, वजीर आजम की करप्शन फौरन खत्म हो जाएगी. सिर्फ वजीर आजम की नहीं, बट टॉप लेवल जो टॉप लेवल टीम है. देखें, करप्शन, ये कहना कि गिलानी साहब करप्ट और उनको सही करना आसान है और ये मगरमच्छ हैं, ये सारी बातें जो हैं ये आसान है, लेकिन अवाम इतनी कोई सीधी नहीं है सर. उनकी भी वो अपने मफाद के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हम सब लोगों में एजुकेशन क्योंकि नहीं है तो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रिंसिपल्स अपनी मोड़ लेते हैं. बहुत ज़्यादातर जो सबसे बड़े बड़े चोर हैं वो सब एजुकेटेड हैं. सिर्फ एजुकेशन, जो सबसे अच्छे चोर हैं, who have the best at it, वो एजुकेटेड हैं. मसला असद साहब इसलिए क्योंकि जो एजुकेटेड चोर हैं वो चोरी कर इसलिए पाते हैं क्योंकि अनएजुकेटेड बंदा उनको रोकने की सलाहियत नहीं रखता. पॉइंट ये कि आप जो टैक्सी चला रहा है उसको अगर मौका मिलेगा तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर लेगा. जो दूध बेच रहा है वो उसके अंदर पानी मिला के बेचेगा. पकड़ाई नहीं है ना, इसलिए नहीं पकड़ाई नहीं. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू से. बट बात आप सही कर रहे हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वो क्यों हो रहा है. उसकी 2 वजह हैं. एक तो जब वो देखता है कि जो सबसे बड़े बड़े ओहदों पे मुल्क में बैठे हुए वो जिस तरीके से मुल्क को लूट रहे हैं, तो उसका सर मुशर्रफ जो थे ना वो खुद नहीं लूट रहे थे, उस वक्त भी दूध के अंदर पानी मिला रहे थे लोग. हम एक आदमी की बात नहीं करें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सबसे बड़े बड़े ओहदे नेसेसरली जस्ट द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट ऑफिस. आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल सिस्टम. ठीक है ना. दूसरा, जब एक सिस्टम, जैसे हम बात कर रहे थे ना, बेसिक गवर्नेंस डिलीवर नहीं हो रही है,
then everybody is out to fend for himself. बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बैठे, मैं इस पे पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ। करप्शन के अंदर इट इज नॉट जस्ट तकरीर करना, देयर आर वेरी बहुत ही टेंजिबल कॉन्क्रीट एक्शंस हैं जो लिए जा सकते हैं करप्शन के इशू। 9 दिन में नहीं लिए जा सकते जो करप्शन से डील करने के लिए। सो इट्स नॉट जस्ट ए आइडियोलॉजिकल डिस्कशन। तो असद साहब, इतनी अच्छी बातें हैं आपकी, कोई भी जो देख रहा है यहाँ पे, मिलियंस देख रहे होंगे, वो व्हाई इट्स आपसे बात करके लगता है इट्स अ नो ब्रेनर, इमरान खान को ही वोट देना है। कैसे मेरे ख्याल में तो है ही नो ब्रेनर, देना ही वोट। नहीं, लेकिन why is it that the millions of people have not yet been convinced? ये अल्लाह जानता है कि वो मिलियंस कन्विंस हुए हैं या नहीं हुए। हैदर, अल्टीमेट टेस्ट, एक चीज जो मैं सियासतदानों की बात मानता हूँ, अल्टीमेट टेस्ट उस दिन आएगा जिस दिन इलेक्शन होंगे और वोट पार्टिसिपेट भी करना होता है इलेक्शन। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त तो हम सिर्फ प्राइमा फेसी जो हमें एविडेंस नजर आ रहा है उसी के ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं, और जो देखने में नजर आता है वो इम्पैक्ट इज सब्सटैंशियल एंड इट इज सिग्निफिकेंट। यू नो व्हाई आई एग्री विद ख्वाजा आसिफ साहब, कल मेरे गेस्ट से मैंने यही कहा कि ख्वाजा साहब, बड़ी आपकी पार्टी, आपका लीडर इतना बड़ा है, खान साहब ने कराची में इतना बड़ा जलसा किया, क्वेटा में जलसा कर रहे हैं आज, वो कल क्या शो था, आपने कराची में लास्ट कब जलसा किया था, आपने क्वेटा में लास्ट जलसा कब किया था? ख्वाजा साहब वैसे बहुत बेहतरीन आदमी है, सो नहीं बेहतरीन आदमी तो है, बट ही स्टिल हैज टू आंसर फॉर दिस। माय प्रॉब्लम इज स्टिल दिस आइडिया दैट ये आपने उनकी तरफ से जवाब देनी। ये इमरान खान साहब के जलसे में आते ही अगर आप चेंज के लिए रेडी हैं तो यानी कि उस दिन के बाद से आप लाइन में सही खड़े होंगे, गाड़ी सही चलाएंगे, ये तो नहीं हो रहा ना सर। इट्स जस्ट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, फॉर समबडी हु वाज सेइंग कि इमरान खान के व्यूज सिंपलिस्टिक है, माशाल्लाह, मतलब आपका भी बहुत सिंपलिस्टिक हुए। देखिए, दैट्स अ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज इट शो फॉर श्योर? व्हाट इट शोज फॉर श्योर इज कि क्यूरियोसिटी है, एक इंटरेस्ट है कि हाँ चीज़ें मुख्तलिफ होनी चाहिए। यहाँ तक तो आप मानते हैं, अदरवाइज जाके वहाँ पे खड़ा है इमरान खान जो है वो जो सिर्फ इमरान खान का एज अ पर्सन क्यूरियोसिटी फैक्टर बहुत लॉन्ग टाइम बैक खत्म हो गया। अब जो वो आ रहा है वो वाकई में इसमें इंटरेस्ट है। आप कह रहे हैं कि उसका बिहेवियर नेक्स्ट डे मॉडिफाई नहीं हो गया, ही विल टर्न अराउंड एंड से कि जी अभी तक तो वही पुरानी रिजीम है और पुराने हालात चल रहे हैं, जिस दिन खान साहब आएंगे उस दिन मैं मॉडिफाई। मैं कह रहा हूं जो आप जिस सोशल चेंज की आप बात कर रहे हैं, जिस सोशल चेंज की ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये जनरेशनल प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रहे हैं। निजाम जब बदलेगा, एग्जैक्टली, तो मेरा यही पॉइंट है सर कि जब तक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस किक इन नहीं होता, जब तक आप लोग करप्शन नहीं खत्म कर सकते। नहीं, करप्शन मैं तो आपसे मानता हूं करप्शन खत्म नहीं हो सकता, राइट, लेकिन वो प्रोसेस शुरू करना है। यू हैव टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपकी आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि बहुत मुश्किल है और ज्यादा देर लगेगी तो कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसकी बात नहीं करनी चाहिए, तो फिर और है जाहिर है वो आपकी आर्गुमेंट ये है। मेरी आर्गुमेंट ये है कि अपना सेंट्रल प्रेमिस करप्शन के ख़त्म करना अगर आप बनाएंगे तो बहुत मजाक होगा। अगर आप लोग ताकत पावर में आ भी गए, बसरे इक़्तिदार आ भी गए, तो एवरी डे देयर विल बी अ हेडलाइन कि ये देखें ये कहते थे, ताकत में तो आ चुके होंगे, आ तो चुके होंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दैट। ये मैं आपसे एग्री कर चुका हूँ कि मुल्क में सारी लोअर लेवल के ऊपर हर जगह 9 दिन में या 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, ये नहीं, बट यू शुड बी, आई विल टेल यू, जो लिटमस टेस्ट होना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ पावर में आ चुकी है और 6 माह गुजर चुके हैं और कोई कॉन्क्रीट सब्सटेंटिव एफर्ट्स, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंदर ना हो, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिटीजन्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन, इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्क्रीट एक्शन ना लियो, फिर बाकी हक में जाने होंगे कि आप बात करते थे आपने किया क्या। अशराफिया को तो आज हमने देख लिया, खान साहब का मिलिटेंट विंग कहां से आएगा जो वोट डलवाएगा कि भाई वोट दो, कोई रोकेगा उनको वोट डालने से तो उसे रोकेगा तो इसको नहीं रोक सकते, वो कहां से आएगा? बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की सियासत में बाय एंड लार्ज मिलिटेंसी नहीं है, पॉकेट्स के अंदर होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इन दी एंड जब अवाम की ताकत मोबिलाइज हो जाए ना तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकती। सवाल सिर्फ ये होगा भाई, जो मैंने शुरू में कहा था, असल टेस्ट ये होगा, क्या आप पाकिस्तान के अवाम को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए, आप सिंसियर भी हैं, आप काबिल भी हैं, और अगर अवाम उठें तो वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, वो बदल सकते हैं। हम नहीं करने और हम नहीं का एक फर्क है, कन्विंस करना और उठाने में फर्क है। वो उठाना लॉजिस्टिकल रियलिटी आपकी। अच्छा, उसमें मेरी बाय द वे आई हैव सम वेरी स्पेसिफिक सजेशंस आल्सो। आई थिंक मेरे ख्याल में एक लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन एट स्टेट एक्सपेंडिचर अवेलेबल होना चाहिए। तो वो तो उन्हीं इलाकों में होगा जो हुकूमत वक्त को सूट करता होगा। नहीं, वो तो फिर इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में हो, सो ऑन सो फोर्थ, बिकॉज इलेक्शन डे एक्सपेंडिचर इज अ मेजर रोड ब्लॉक। किसी भी शरीफ मुहज़्ज़ब इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा वसाइल ना हो इलेक्शन लड़ने के लिए, आपके वोटर को देना पड़ेगा एज अ टैक्स पेयर, वो हो जाएगा। बट आई एम सेइंग जिस तरह गाड़ी है, खर्चा जरूर है, इंडिविजुअल मोबिलाइज करना, घरों पे भिजवाना, बैलेट पेपर, वो तो आप मोबिलाइज कर सकते हैं ना, बट ट्रक्स मोबिलाइज करना, ये दिस इज एक्सपेंडिचर। आई थिंक एज अ टैक्स पेयर किया ही आपने
जलसों पे अल्लाह जानता है मैं कौन खर्चा करता है, आई हैव नो आइडिया। नहीं, आपको डोनेशंस अच्छी मिलती हैं, इट्स अ फैक्ट। आई थिंक आपकी पार्टी को बहुत डोनेशंस मिलती हैं। आप जैसे हैदरबीद ने भी ये वो वाली डोनेशंस नहीं है, वो ये वो है। ये बाय द वे मैं आपको बताता हूँ, ये रिफॉर्म की जो बात कर रहे थे ना, मैं एक दो इमरान को अभी कोई महीना पहले की बात है, मैंने कहा इमरान ये रियलाइज़ कि ये रिफॉर्म जो आप करने जाएंगे ना, तो आपको हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टेक ऑन करना पड़ेगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं है। ऐसे ये जो आपके यू विल फाइंड आउट हाफ द डोनर्स जो आपकी पार्टी को डोनरशिप दे, वो जब आप टैक्स रिफॉर्म करने जाएंगे तो दे विल बी हर्ट। तो इमरान कहते हैं यार ये तो इन बेचारों के साथ बड़ा हैंड हो जाएगा, ये पहले हमें डोनेशन भी देंगे फिर हमसे जाके टैक्स भी लेंगे, बिकॉज हम तो उससे तो रुकेंगे नहीं, टैक्स तो हमने लेना है सबसे। मोर पावर टू यू। अच्छा साहब, बट ये याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। आप याद दिला देंगे, भूल जाएंगे तो आप जरूर याद दिलाएंगे। हम जरूर याद दिलाएंगे। आपने एक हम देखेंगे सक्सेसफुल करियर को एक अर्ली स्टॉप देके आप सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। हमारे पास टाइम भी कम है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे अगर आप क्या अचीव कर लें? यार मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान की सियासत अगले 5 साल के अंदर एक इस नहज की तरफ टर्न कर जाए जहां जो हैदर जिस तरीके से पहले बात करें कि हर सियासतदान ये समझे कि मैं उसी वक्त सक्सेसफुल हो सकता हूं, कामयाब हो सकता हूं अगर मैं पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करूंगा। ठीक है, टू मी दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस। आप ज़ाती तौर पे ठीक है ना, अपने आप को कामयाब किस पॉइंट पे समझेंगे? मैं उससे कोई आई हैव नो इंटरेस्ट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नो पर्सनल इंटरेस्ट। नहीं मैं सीट के हवाले से नहीं कह रहा, मैं पूछ ही रहा हूं मैं कोई मेरा पर्सनल माइलस्टोन नहीं है, पर्सनल माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी क्या होगा अगर आप कुछ करते हुए देख लें? वो तो मैं आपको बता दूं, मेरी अभी जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं उसके अंदर क्लियर पॉलिसी एरियाज हैं जिसके अंदर मुझे पॉलिसीज डेवलप करनी है। वो तो बहुत अरसे की बात नहीं है, आई हैव सेट माय सेल्फ अ टारगेट 3 माह के अंदर हमें कंप्लीट करना है। तो वो जो पर्सनल डायरेक्ट पॉलिसी रिस्पांसिबिलिटी है वो तो इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स हम पूरा कर लेंगे। अच्छा, उसका टेस्ट क्या होगा, उसका मैं आपको टेस्ट बता दूं। मेरे ख्याल में अगर हम वो पॉलिसीज आपके सामने रखें और आप पॉलिसीज को देखने के बाद ये कहें, उसमें चाहे बेशक आप गलतियां निकालें, जो कुछ भी करें, लेकिन आप कहें कि वाकई में ये एक काबिश है जो फंडामेंटल रिफॉर्म की तरफ जा रही है एंड नॉट स्टेटस को, आई विल बी सेटिस्फाइड। मतलब जहन लगाया है उस पे। अच्छा, जहन लगाया है फंडामेंटल रिफॉर्म के लिए। ठीक है। अच्छा, 2 लोग हैं आपका जो सुनते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी में होंगे इन डिसाइडिंग कि टिकट किसको मिलता है। पार्टी जो है तो खान साहब कह रहे हैं सब कर लें। टिकट मिलने में हामिद खान साहब का नाम सुनते हैं और वजीउद्दीन जस्टिस रिटायर्ड जो हैं उनका नाम सुनते हैं। ये अगर स्क्रूटनी कमेटी में होंगे तो 99% को तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे मेरे ख्याल से। तो ये क्या कमेटी वाकई यही रहेगी या मुझे लगता है एंड में चेंज हो गई है? टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल पता भी नहीं। फिर कमेटी के इलेक्शन होगा। पॉइंट बीइंग कि ये जो लोग पार्टी में आ रहे हैं, ये खान साहब का अभी तो कॉप आउट है कि लेकिन इनको टिकट तो स्क्रूटनी के बाद मिलेगा, ज्वाइन कोई भी कर सकता है। लेकिन सर ये इसलिए तो नहीं ज्वाइन कर रहे ना कि आपको वोट दे सकें। बिल्कुल सही बात है कि वो जो ज्वाइन कर रहा है वो कुछ ना कुछ, आई एम नॉट श्योर किस हद तक खान साहब जो हैं वो अकोमोडेट करते हैं लोगों के आइडियाज़ को। क्या वो लोगों के आइडियाज़ से कन्विंस होने की एबिलिटी उनमें है या ज़िद्दी सुनाए थोड़े हैं या क्या? मैंने आपको बताया ना, जितना भी मेरा इंटरेक्शन रहा है उसके अंदर मुझे तो कहीं पे ये नज़र नहीं आया कि वो एक शख्स है जो बात ही नहीं सुनने को आपसे तो थोड़ा इंटेलेक्चुअली भी वो होते होंगे ना कि भाई इससे तो मैं जनरल में सामने बता रहा हूँ जो मेरे दूसरों के साथ भी बात हो रही होती है। इट इज़ नॉट, एक तो मैं आपको बताऊँ बहुत सीनियर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर मेरी सबके साथ मुलाकात रही है। कम होता है ऐसे कि इतनी खुल के बात हो जैसे यहाँ पे होती है, कुछ और भी जगह हैं ऐसे। सो ऐसा मैंने माहौल देखा नहीं कि सब लोग वहाँ बैठे हों और खान साहब बात करें, कोई और बात करें तो वो सुने ना, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ओपन डिस्कशन। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने यहाँ आके भी खुल के बात की, जिस तरह आप कहते हैं कि खान साहब के सामने भी खुल के बात होती है। आप खुल के बात कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। असद उमर साहब को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि हम हमेशा इसी टेबल पे बैठ के और अपने घरों की टेबल पे बैठ के और लोग चाय के ढाबों पे यही कहते रहते थे कि अच्छे लोग सियासत में नहीं आते। जिस हद तक हमें पता है ये एक अच्छे इंसान है, ये सियासत में आए हैं, इनका आना क्या दूसरों को इंस्पायर करेगा, आपको इंस्पायर करेगा, क्या अच्छाई आएगी, इस पे आपने उनका तबसरा सुना। आप अपना तबसरा हमें बताइएगा इंशाल्लाह।